Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन। तो आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है हमारा, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों का हम डिफरेंस समझेंगे। देखिए, बेसिक डिफरेंस तो आपको हर जगह पता भी लग जाएगा कि हाँ भाई, बेसिक डिफरेंस क्या है कि वो 2E में है, ठीक है जी, और वो 2H में है। ये तो नॉर्मल बेसिक सा कोई डिफरेंस हो गया कि मेरी प्रीवियस वीडियो भी अगर आप देख लें तो उसमें भी मैंने बताया था कि भाई के सेट ऑफ प्रोमिसेस हो और प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन एक एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है, कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट, ठीक है। अब मसला यह है कि अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो वर्ड्स जो है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका कोई तो मतलब होगा। तो ये एग्रीमेंट के साथ ऐसा क्या मतलब? एग्रीमेंट तो देखिए, ध्यान से सुनिए, एग्रीमेंट दोनों तरीके के होते हैं। लॉफुल एग्रीमेंट भी होता है, अनलॉफुल इलीगल एग्रीमेंट भी करते हैं काफी लोग कि भाई मान के चलिए ए ने बी को ये कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, उसके बदले में तुम मुझे कोई इलीगल वेपन है कि भाई मान के चलिए कोई काउंटी पिस्टल वगैरह जो ये कट्टे वगैरह यूज करते हैं, कि हाँ भाई जिसने गैंग्स ऑफ वसीपुर वगैरह देखी होगी तो वो बहुत अच्छे से इस चीज को समझेगा भी। तो इस चीज का अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो इस चीज का अगर एग्रीमेंट कर लिया, तो जरा ध्यान से सुनिए, एग्रीमेंट तो हो गया ना भाई। इसके अंदर प्रपोजल भी है, एक्सेप्टेंस भी है, प्रॉमिस भी है, कंसिडरेशन भी हो रहा है, किसी चीज का लेन देन भी है, मगर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना? कल को अगर वो ये वाली बात कह दे कि भाई तुमने तो मुझे 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, अब तुम्हें मैंने पिस्टल भी दे दी, तुम दे ही नहीं रहे मुझे यार उसके बदले में मेरे पैसे जो थे, तो क्या कोर्ट आपके इस एग्रीमेंट को सपोर्ट करेगा? तो देखिए, कोर्ट यहीं पे ही बात आती है, एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। देखिए, एग्रीमेंट तो बहुत तरीके के हो गए, अनलॉफुल इलीगल एग्रीमेंट भी हो गए, मगर कोर्ट हमेशा उन एग्रीमेंट को सपोर्ट करता है जो कि लॉफुल हो, जो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपसे यह कहता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर लॉफुल, कि कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कल को कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, उसे कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन यह है कि सेक्शन 10 की कंडीशन फुलफिल हो रही हो। पहली कंडीशन के फ्री कंसेंट होना चाहिए। व्हाट इज फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? इसके अंदर जो उसमें लिखा है सेक्शन 10 में कि भाई किसी भी तरीके का फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनडू इन्फ्लुएंस, इस तरीके की कोई चीज ना हो, आपसे जोर जबरदस्ती करा के, कॉर्जन, क्या आपके मान के चलिए बंदूक लगा दी और कहा कि करो इस एग्रीमेंट पे साइन, कि ये जो जमीन है हम 50,000 रुपए में ही खरीद लेंगे, जबकि 50 लाख रुपए की जमीन थी, वो आपसे जोर जबरदस्ती करके आपसे उस पर सिग्नेचर करा लिए, तो क्या वो ऐसा एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? किसी ने आपके साथ, आप मान के चलिए मैं आईफोन लेने गया और मैं आईफोन जाके कहता हूं भाई आईफोन 16 दिखाओ, उसने दिखा दिया, उस पर अब पता लगा वो आईटोन है, आईफोन तो है ही नहीं, तो मान के चलिए क्या वो है फ्रॉड? इस तो आपके ऊपर फ्रॉड हो गया, पैसे भी पूरे, कैमरा खोलते ही पता लगा कि वहां कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ये जो है ये केवल और केवल एग्रीमेंट है, मगर इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि लॉफुल, लॉफुल सेक्शन 10 ये बात कहता है फ्री कंसेंट। अब आ जाइए दूसरी चीज पे, इसके अंदर क्या है? ठीक है, पार्टीज कैपेबल होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या हुआ यहां पे? यहां मतलब ये हुआ, मान के चलिए कोई ए है, वो किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो पहली कंडीशन ही कॉम्पिटेंसी की यह है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा किसी मेजर के साथ होगा, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। क्या ये स्टेटमेंट बोलना भी मेरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वॉइड है? नहीं, वो एग्रीमेंट वॉइड है। जो भी एग्रीमेंट वॉइड है वो तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमेशा वैलिड जो होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। देखिए बात समझिए, अब वो एग्रीमेंट था, आपने माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट किया, ठीक है, माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है। उसे कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए था? कि कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए पार्टी। जब मेजर ही नहीं है तो वो एग्रीमेंट की स्टेज पे ही, एग्रीमेंट की स्टेज पे ही खत्म हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया। एक स्टेज जब ऊपर आना होता है तो उसके लिए सेक्शन 10, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन का क्या मतलब हुआ? कि आपस में जो लेन देन हो रहा है जिस चीज का, लॉफुल कंसिडर, आपका जो ऑब्जेक्ट अल्टीमेट गोल है वो चीज करने की, वो लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन जो लेन देन हो रहा है वो लॉफुल होना चाहिए।
तो इसीलिए, और यहां पे लिखा है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड हेयर बाय वॉइड के हेयर बाय नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड के, यहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जहां जहां जिस एग्रीमेंट को, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के, जहां जहां हमने जिस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर रखा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। तो याद रखिएगा, तो यही बात हो गई कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, मगर हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट जरूर होगा, क्योंकि वो लॉफुल एग्रीमेंट जो होगा वो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तभी लॉ आपको सपोर्ट करेगा उस चीज में। क्योंकि लॉ, कोर्ट भी ये बात कहता है, अ पर्सन शुड कम विथ क्लीन हैंड्स, ठीक है, अ पर्सन शुड कम टू कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स, मतलब आप अपने हाथ आपके साफ हो, आप अपने आप में गलत नहीं हो, तभी कोर्ट भी आपको एनफोर्सेबल, ये जो वर्ड एनफोर्सेबल है, ये यही बात कहता है। एनफोर्सेबल का मतलब है, मान के चलिए कल को ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक पार्टी ब्रीच कर रही है, परफॉर्म नहीं कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को, तो कोर्ट आपकी बात तभी सुनेगा। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है कोर्ट उस चीज को एनफोर्स तभी कराएगा कानूनी, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने सेक्शन 10 की कंडीशंस बताई, आपका एग्रीमेंट जो है सेक्शन 10 की कंडीशंस के साथ फुलफिल हो और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हो ना, उसमें अनलॉफुल हो, इलीगल कुछ ना हो। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात, द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से अब आप लोगों को ये देखिए, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि जो फर्स्ट ईयर के आप लोग जितने भी होंगे, ये ज्यादातर जो देखते हैं ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स देखते हैं, ठीक है, ये चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हो, ये कई जगह मैंने देखा है कि एमबीए वगैरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनके उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, उनके पेपर्स में भी वगैरह आता है। मगर लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली, वो फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चों को सबसे जरूरी चीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। एक एक वर्ड का मतलब जब आप फर्स्ट ईयर से ही समझना, इंटरप्रिटेशन जब आप फर्स्ट ईयर से ही करना शुरू कर दोगे, तो लास्ट ईयर जब आप पहुंचोगे तो क्या ही, आप सोचिए क्या ही बनेंगे आप। क्योंकि आगे जो आपके सब्जेक्ट्स आएंगे धीरे धीरे, बीएनएस आएगा, बीएनएसएस आएगा, बीएसए आएगा, सीपीसी आएगा। कई लोगों की यही हमेशा शिकायत रहती है कॉलेज स्टूडेंट्स की कि सर हमने तो जितना भी पढ़ा जीरो हो गया, क्योंकि हमें कॉलेज में कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, समझ में ही नहीं आया सही से। तो बेटा यही चीज है कि आप अपने इंटरप्रिटेशन पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। ये एग्रीमेंट वर्ड, एनफोर्सेबल, नॉट एनफोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखा है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो कोर्ट में जाके मैं कह सकता हूं, या कौन से एग्रीमेंट्स ऐसे हैं, क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्वेश्चन आप पूछिए, अपने टीचर से भी पूछिए, वो उनका जवाब देना उनका बिल्कुल ड्यूटी है, इस चीज को लेके वो जवाब देंगे, इस चीज को लेके। तो यही, इसी तरीके से आप इंटरप्रिटेशन की तरफ जाइए, इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ज्यादातर देखते हैं, और जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।